हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे एक्सप्लेन में। मैं स्वागत करता हूं आपका, और यह है नागराज कॉमिक्स कोबरा घाटी। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करते हैं। पूर्व कथा खूनी कबीला में आपने पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका के एक गुलाम द्वीप पर जनरल टम्टा का शासन है। वहाँ के काले मूल निवासियों पर जनरल टम्टा तरह तरह के अत्याचार करता है। नागराज उस द्वीप पर उतरता है और कुछ क्रांतिकारी युवकों के साथ द्वीप की भोली भाली जनता को जनरल टम्टा के दमन चक्र से मुक्त कराने का प्रण लेता है। खूनी कबीले का सरदार टांगू जनरल टम्टा की आज्ञा से नागराज को पकड़ने के लिए जाता है और नागराज को अपने मुंह से निकलने वाली आग से घायल कर देता है, और पोमा, चोमा व सुगा को अन्य बस्ती वालों के साथ बंदी बनाकर ले जाता है। घायल नागराज को बाबा गोरखनाथ ने महर्षि ज्वालानाथ का पता बताया, जो उसे टांगों की मुखाग्नि से बचा सकते थे। नागराज अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर महर्षि ज्वालानाथ की तलाश में निकल पड़ा। नागराज हेलीकॉप्टर पर सवार होकर 6 ज्वालामुखियों के समूह पर से उड़ रहा था। बाबा गोरखनाथ ने कहा था कि 5 ज्वालामुखियों से घिरे एक शांत ज्वालामुखी में महर्षि ज्वालानाथ जी का वास है। यह अवश्य ही वही स्थान है। नागराज ने हेलीकॉप्टर सुप्त ज्वालामुखी पर उतारा। नागराज हेलीकॉप्टर से उतरकर ज्वालामुखी के मुहाने पर आ गया। उस बड़े छेद में ही ज्वालानाथ जी का वास होगा। फिर वह बेहिचक ज्वालामुखी की दीवार पर रेंगने लगा। छेद के पास पहुंचकर वह एक क्षण रुका। अब अंदर जाता हूँ। और फिर वह अंदर प्रविष्ट हो गया। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा कि तभी, ओह, इतने सांप! चारों तरफ से निकलते बहुत से सांपों ने नागराज को घेर लिया था। हई, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इससे पहले कि नागराज आगे बढ़ता, उनमें से एक नाग ने मानव रूप धारण कर लिया। ठहरो युवक, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से आगे बढ़ोगे तो सीधे यमपुरी जाओगे। मेरा नाम नागराज है। मुझे महर्षि ज्वालानाथ जी से बहुत ज़रूरी काम है, और मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। ज्वालानाथ जी से कोई नहीं मिल सकता युवक, वे साधना में लीन है। नागराज आगे बढ़ा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अब अपने अंजाम के तुम स्वयं जिम्मेदार होगे नागराज। नागपुरुष ने पलटकर अपने दंड से नागराज पर प्रहार किया। नागपुरुष फिर झपटा। उफ, इसके दंड में तो घातक विष भरा हुआ है। नागराज ने संभल कर नागपुरुष पर वार किया। मुझे ऐसे और मौका नहीं देना चाहिए। और फिर उसने उस पर, यानी कि नागपुरुष पर, मुक्कों की वर्षा कर दी। नागराज को रोकना इतना आसान नहीं है दोस्त। फिर अब तुम तब तक नहीं लोगे जब तक मैं ज्वालानाथ जी से मिलकर वापस नहीं आ जाता हूँ। और ऐसा कहकर नागराज उसको अपने सर्प सैनिकों से बांध देता है। किंतु इससे पहले कि नागराज आगे बढ़ता, बहुत से नागों ने नागराज को घेर लिया। नागराज ने कराटे के वारों से व जहरीली फुंकारों से कईयों को लोग पहुंचा दिया। इनकी संख्या बढ़ती जा रही, कि मेरा समय ही खराब करेंगे। मुझे अपनी नागसेना से काम लेना होगा। नागसेना के नागों ने वहां आकर कहर मचा दिया और वहां के नागों की वाट लगाई। नागपुरुष से नागों की तबाही देखी न गई। ठहरो युवक, लड़ाई रोको, इनको मत मारो। मैं तुम्हें महर्षि तक पहुंचने का रास्ता बता देता हूँ। नागराज ने नागसेना को वापस बुला लिया और नागपुरुष को भी आज़ाद कर दिया। हाँ, अब आए ना रास्ते पर। नागपुरुष नागराज को एक छोटे से छेद के पास ले आया। नागराज, यह बिल ही कोबरा घाटी का रास्ता है। तुम यहाँ से अंदर घुस सको तो ही महर्षि से मिल सकोगे। नागराज मुस्कुराया। इसी तो मेरे नाग पल भर में चौड़ा कर देंगे। नागसेना के सैकड़ों नाग मिट्टी खोदकर नागराज के लिए रास्ता बनाने लगे। कुछ ही देर बाद छोटे से दिखने वाले सुराख को नागों ने चौड़ा कर दिया था और नागराज उसमें उतर गया। नीचे उसने अपने आप को एक सुरंग में पाया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, एक अज्ञात शक्ति उसे गुफा के अंदर खींचने लगी। ओह! और तीव्र वेग से वह एक विशाल अजगर से टकराया। अजगर की सांस के साथ ही वह वहां खींचा चला आया था। नींद खुल जाने से अजगर क्रोधित हो चुका था। ओह! जहरीली फुंकार भी! फुंकार बेअसर होते देख अजगर ने अपनी भारी पूंछ नागराज पर दे मारी थी। चोट से तिलमिलाकर नागराज झपटकर अजगर की गर्दन दबोच चुका था। भला मेरे काम में रुकावट डालता है कीड़े। फिर उसकी आंखों को स्नेक हैंड के एक वार से ही फोड़ दिया था। क्रुद्ध अजगर ने पलटी खाकर नागराज को अपने बंधन में जकड़ लिया।
जैसे जैसे अजगर बंधन कस रहा था, नागराज को अपनी जान निकलती सी महसूस हो रही थी। तभी नागराज के शरीर पर अपने विषयुक्त दांत गाड़ा दिए थे। नागराज ने अजगर के शरीर पर अपने विषयुक्त दांत गाड़ा दिए। अजगर की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। अपने घातक विष से अजगर को समाप्त कर जब नागराज आगे बढ़ा तो उसका रास्ता रोका गर्म लावे के प्रपात ने। ओह, यह तो बहुत ही गर्म है, मैं इसे तैर कर पार नहीं कर सकता। तभी वह छत से लावा नहीं गिरा। छोटे सांप को छत पर रेंगता देख नागराज भी छत पर चिपक गया और फिर तेज से रेंगता हुआ दूसरी तरफ कूद गया। यहाँ तो कदम कदम पर मौत भी छी हुई है। नागराज जैसे ही आगे बढ़ा गहरे गड्ढे में जा पड़ा। वाह, और फिर एक जगह पर गिर पड़ा। वाह, गद्दा बिछा रखा है। किंतु अगले क्षण नागराज उछल पड़ा। आह, ये तो सांप है। सांप ने पड़कर नागराज का हाथ दबोच लिया था। नागराज ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं तुझे भी मार दूंगा दुष्ट सांप। कुछ ही देर में सांप तड़प कर शांत हो गया। अलविदा भाई। गद्दे से नागराज नागरसी के सहारे बाहर आ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसका सामना 2 फन वाले एक भयंकर सांप से हुआ। लो कर लो बात, यह हमें रोकेंगे 2-2 मुंह वाले सांप से तो इनके दोनों सिरों को अलग ही कर देते हैं। जिसके बाद नागराज ने उसके दोनों सिरों को अलग अलग कर दिया और आगे बढ़ने पर, अरे वाह, दुर्लभ दंतक नाग। ओह, तो आप भी दुश्मनी कर रहे हैं भाई साहब। नागराज के मुष्टि प्रहार ने दंतक के 2 दांत हलक में और 2 दांत जमीन पर गिरा दिए। 100 सालों में इतने बड़े दांत आते हैं इसके, बेचारा गवा बेटा। तभी जैसे हवा सी गुजरी नागराज के सिर के ऊपर से, यह था लोम्बू, उड़ने वाला सांप। सांप हमला करने के लिए दोबारा पलटा, लेकिन नागराज ने चपलता से 2 उंगलियां सांप की आंखों में घुसेड़ दी। मुझे इन्हें मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किंतु अभी मुझे हजारों आदमियों की जान बचानी है। कि तभी, ओह, यह तो छोड़ा पछाड़ सांप है, अत्यंत बलशाली। सांप ने पलटी मारी, जिस वजह से नागराज नीचे आ गिरा। नागराज ने पूरी ताकत लगाकर सांप को पैरों से अलग कर दिया और खड़ा हो गया। फिर उसने जमीन पर पटक पटक कर घोड़ा पछाड़ सांप को यमलोक पहुंचा दिया। मुझे अफसोस है दोस्त। नागराज घोड़ा पछाड़ से लड़कर जैसे ही पलटा, नागराज पर एक सांप आ लपका था। ओह, चितकबरा। कोबरा राज ने अपने सेना नायकों को भी चुन चुन कर रखा है, जवाब नहीं इसका भी। अगले क्षण चितकबरा नागराज पर झपट पड़ा। नागराज ने उसका गला पकड़ने की चेष्टा की, किंतु चितकबरा के शरीर पर मौजूद कांटों ने उसे हाथ खींच लेने पर मजबूर कर दिया था। हाय, मैं तो इसके कटीले बदन को भूल ही गया था। चितकबरा फिर से झपटा नागराज पर। नागराज ने उस पर मुक्का तान लिया। आ बेटा आ, मुंह ना सुझा दिया तो ना कहना। किंतु चितकबरा ने मुंह की जगह शरीर आगे कर दिया। हाय हाय रे चितकबरा, यह तूने क्या किया? ओह, यह तो फिर हमला कर रहा है। मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए, वक्त पहले ही बहुत खराब हो चुका है। अब जैसे ही चितकबरा नागराज के पास पहुंचा, नागराज ने उस पर जहरीले फुंकार से वार किया। चितकबरा इतना जहर न सह सका। गलत आदमी से उलझ गए थे बेटा। वह जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। फिर नागराज निर्विघ्न आगे बढ़ता गया। वाह, लगता है अब कोई बाकी नहीं रह गया। सुरंग भी खत्म होने को आ रही है। लगता है यही महर्षि ज्वालानिधि जी है। पर ये तो साधना में लीन है। मैंने इन्हें उठा देता हूँ। नागराज जैसे ही आगे बढ़ा, एक भयानक आवाज ने उससे जड़ कर दिया। ठहरो। हैं? यह कौन बोला? मैं हूँ कोबरा राज। तुम यहाँ तक तो पहुँच गए हो दुष्ट बालक, किंतु अब कोई और अनर्थ करने से पहले मैं तुम्हें यमलोक पहुँचा दूंगा। इस कोबरा राज के पास 3 फन थे। ओह, तो तुम ही कोबरा राज हो। देखो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम खुद ही मुझे महर्षि से मिलने दोगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते ही कोबरा राज ने नागराज पर बहुत सारा विष उगल दिया। नागराज ने एक तरफ कूदकर बचाव किया। ओह, यह तो कुछ समझता ही नहीं, मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। कोबरा राज ने फिर से हलाहल से हमला किया। ओह,
यह विष मेरे लिए घातक हो सकता है। अब इससे पहले कि कोबरा राज फिर विष उगलता, नागराज उछला और कोबरा राज को बचाव का कोई भी मौका न देते हुए नागराज ने अपनी शक्तिशाली ठोकर से कोबरा राज का एक फन तोड़ दिया। दर्द से तिलमिलाती कोबरा राज ने अपनी पूंछ से एक जबरदस्त टक्कर नागराज को मारी। फिर उसने नागराज को अपनी पूंछ से लपेट लिया और उसके शरीर को जकड़ने लगा। अब तू नहीं बच सकता बच्चे। कोबरा राज की पकड़ से केवल मुर्दा ही बाहर निकलता है। दर्द से झटपटाते नागराज ने सारी शक्ति संचित करके कोबरा राज पर एक अत्यंत शक्तिशाली विष फुंकार मार दी थी। विष कोबरा राज की आंखों में समा गया। दर्द की अधिकता से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। हिस, हिस, उफ, मेरी आंखें। नागराज ने यह अवसर नहीं छोड़ा। उसने कोबरा राज की पूंछ पकड़ी और उससे धरती पर पटकने लगा। अब तुझे बताता हूँ कौन यमलोक जाएगा। आई! धरती से टकराने के बाद कोबरा राज का एक सिर और टूट गया। क्यों, दिखने लगा यमलोक? आह, महर्षि बचाइए! फिर नागराज पूंछ छोड़कर उसके फन पर कूदने लगा। बचाइए महर्षि, मुझे इस इंसान से बचाइए। इंसान? अरे बालक, कहो बालक। ए धम! कोबरा राज की चीखों से महर्षि का ध्यान भंग हो गया। मैं इसे खत्म कर दूंगा। ठहरो नागराज। नहीं नागराज, अब तुम इसे नहीं मारोगे। मेरे कहने पर ही इसने तुम्हारा रास्ता रोका था। आपके कहने पर? हाँ, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे कि तुम मणि धारण करने के लायक हो या नहीं। मणि? परीक्षा? मैं कुछ समझा नहीं महर्षि। वत्स, तुम्हारे गुरु गोरखनाथ ने मुझसे संपर्क स्थापित करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था मुझे। तुम्हें दुष्ट टांगों के मुंह से निकलते आग से यह पोलक मणि ही बचा सकती है। यह दुर्लभ मणि किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। किंतु महर्षि, वे जो नाग व्यर्थी मेरे कारण मौत के मुंह में चले गए। कोई कहीं नहीं गया नागराज, वह सब मेरा मायाजाल था। देख लो, वे सब स्वस्थ हैं और यहीं पे मौजूद है। ओ महर्षि, आप धन्य हैं। नागराज, तुम निश्चित ही वीर हो। कभी हमारी सहायता की जरूरत पड़े तो हमें अवश्य याद करना। हम तुम्हारी मदद को जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं चलूँगा। फिर महर्षि को प्रणाम करके नागराज चल दिया। सब कितने अच्छे थे। लावे के प्रपात के आगे वह ठिठका। ओह, खौलता लावा। मुझे इसमें चलकर देखना चाहिए कि मणि कितनी उपयोगी है। ओह, यह गर्म लावा तो शीतल जल की भांति प्रतीत हो रहा है। कुछ ही देर में नागराज ज्वालामुखी से बाहर आकर अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उड़ चला था बस्ती की ओर। मुझे अब जल्द ही बस्ती पहुंचना है। क्रो मेरा इंतजार कर रहा होगा। लंबे सफर के बाद नागराज का हेलीकॉप्टर उजाड़ बस्ती के ऊपर मंडराने लगा। उफ, यहाँ तो केवल खंडहर एवं बूढ़े ही रह गए हैं। इधर क्रो नागराज के इंतजार में आसमान पर निगाहें गाड़े बैठा था। बेटा, कब तक ऐसा बैठा रहेगा? 2 दिन से भूखा है, ले खाना खा ले। वह नहीं आएगा। वह जरूर आएगा मां जी, उसे आना पड़ेगा। उसने मुझसे वायदा किया था। भाड़ में गया वो और उसका वादा। वह टांगों से डरकर भाग गया है। लो, वह आ गया माँ, वह आ गया। गरीबों का मसीहा नागराज। नागराज ने हेलीकॉप्टर क्रो के पास उतार। लो, मैं आ गया क्रो। अब टांगों और टमटा की खैर नहीं। हाँ नागराज। क्रो ने फौरन बहुत सी मशालें एकत्रित की। मैं आ रहा हूँ टांगो, तेरे टांगे चीरने। और फिर दोनों खूनी कबीले की तरफ दौड़ पड़े थे। खूनी कबीले पहुंचकर उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चलो इन अंगारों पर, जो इन्हें पार कर देवता तक पहुंच जाएगा वह बचकर जाएगा, और जो बीच में रह गया उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। नागराज, यह इसी तरह रोज 10-15 लोगों की बलि चढ़ाकर उन्हें खा जाता है। उफ, खूनी खेल। तभी उनकी नज़र पोमा, चोमा व सुगा पर पड़ी और उनके मुंह से सिसकारी निकल गई। देख लो बेवकूफ़ों, तुम तीनों के कारण इन लोगों का यह अंजाम हुआ है। और वह नागराज भाग गया ना गीदड़, मुझसे डर के। नागराज को कुछ न कही नीच। उफ। टांगो सुबुगा के जवाब से तिलमिला उठा। देखते क्या हो, दौड़ाओ सालों को अंगारों पर।
और मजबूर बस्ती वालों को जान बचाने के लिए नंगे पांव अंगारों पर दौड़ना पड़ा। बस्ती वालों की हृदय विदारक चीखों से वातावरण थर्रा उठा था कि तभी नागराज के सर्प सैनिकों में से एक जंगली की तरफ आ लिपटा। मौका पाकर बस्ती वाले भाग चुके थे। नागराज आ गया! नागराज और क्रो ने अंदर छलांग लगाई। नागराज आ गया हरामजादों, अब तुम नहीं बचोगे। नागराज ने बस्ती वालों की तरफ बढ़ते जंगलियों पर नाक छोड़ दिए थे। तुम लोग अपने और साथियों को छुड़वाओ। क्रो ने कबीले की झोपड़ियों पर मशालों की वर्षा सी कर दी थी। झोपड़ियां धू धू करके जलने लगी थी। कबीले वालों में भगदड़ मच चुकी थी। रुक जाओ मूर्खों, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, दुश्मन ने हमला बोल दिया, भागो। हाय आग! उसका फायदा उठाकर नागराज, क्रो, सूगा, पोमा, चोमा की तरफ भागे थे। नागराज ने पोमा को आज़ाद किया। लो दोस्त, सामना करो दुश्मन का। धन्यवाद नागराज। ऐसा कहकर उसने पोमा को उसकी फूंकनी दे दी थी। क्रो ने पेड़ में धसे तीर को काट दिया। चोमा नीचे आ गिरा। उठो दोस्त, जैसे भी हो मुकाबला करो। नागराज, हम जरूर जीतेंगे। अगले क्षण नागराज ने पलटकर अपनी तरफ बढ़ते एक जंगली को उठा लिया और चाकू पर दे मारा। तभी क्रो ने ऊपर लटके सूगा के बंधन खोल लिए और वह नीचे चाकुओं पर पड़ी लाश पर आकर गिर चुका था। तीनों को आज़ाद कराकर नागराज पलटा, लेकिन तभी, नागराज, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते टांगो। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह उलझ चुके थे। उफ, इस पर तो आग का कोई भी असर नहीं हो रहा। ओ टांगो, खड़ा हो, लड़ो मुझसे। टांगो ने एक बार फिर नागराज पर आग उगल दी थी। अब यह नहीं बच सकता। किंतु आग पोलक मनी से टकराकर वापस पलट गई। टांगो अपनी ही आग में घिर चुका था। आह! मैं मरा और जलने लगा। कुछ देर बाद वहां केवल टांगो की राखी बच चुकी थी। जल मरा पापी। चलो नागराज, हमने सब बस्ती वालों को छुड़ा लिया है। हाँ चलो। सूगा, हम सब अभी टमटा के हेडक्वार्टर पर धावा बोलेंगे, कबीले से बाहर आकर। हाँ नागराज, हम सब बस्ती वाले तुम्हारे साथ हैं। कुछ देर बाद बस्ती वालों ने टमटा के हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया था। कोई गोरा बचने न पाए, मारो। बस्ती वाले हेडक्वार्टर में घुस गए और टमटा के सैनिकों से भिड़ गए। नागराज, पोमा, चोमा, क्रो और सुगा मारकाट मचाते हुए अंदर टमटा को ढूंढ रहे थे। बत्ता टमटा कहाँ है? उधर। इधर जनरल टमटा भी इस बलवे से बेखबर न था। इस आदमी ने मेरा इतना नुकसान कर दिया। उफ, एक बार यहाँ आ जाए फिर वह नहीं बच सकता। आओ, हमें तुम्हारा इंतजार था नागराज। मेरा नहीं, अपनी मौत का बोल प्यारे लाल। जनरल टमटा ने नागराज के अंदर आते ही एक बटन दबा दिया। मौत तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बच्चे। टमटा ने एक विशेष सीटी बजाई और चारों गिद्ध बाहर आ गए और पांचों पर झपट पड़े। नागराज, यह तो हमें समूचे ही निकल जाएंगे। ओह, यह क्या? एक गिद्ध ने क्रो को अपनी चोंच से घायल कर दिया था। आह, नागराज बचाओ। नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते गिद्ध पर नाक छोड़ा। सूगा, इनकी आंखों पर चाकू मारो जल्दी। सूगा ने क्रो की तरफ बढ़ते गिद्ध पर चाकू फेंका। चोमा और पोमा ने भी वही तरकीब अपनाई। अंधे गिद्ध इधर उधर पंजे मारने लगे। भागो कमरे से बाहर, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गिद्ध किसी को भी न पाकर सीधा सीटी बजाते टमटा पर ही टूट पड़े थे। आह, बचाओ। कुछ ही देर में वो जनरल टमटा को चट कर चुके थे। टमटा के मरते ही लोगों ने बहुत मत से शासन की बागडोर सुगा को सौंप दी थी। नागराज, आज मेरे देशवासी कितने खुश हैं, सब तुम्हारे कारण। तुम कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ। नागराज जिंदाबाद। नहीं जनरल सुगा, अब मुझे बहुत जल्द भारत जाना है। वहाँ भी कई अत्याचारियों का शासन बदलना होगा। फिर नागराज उनसे विदा लेकर अपने अगले अभियान पर चल पड़ा। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज की जो कॉमिक्स कोबरा घाटी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आया हो तो इस कॉमिक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।